हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर 14 डेप्रिसिएशन। तो अब डेप्रिसिएशन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे कि डेप्रिसिएशन है क्या। डेप्रिसिएशन मीन्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट बिकॉज ऑफ इट्स यूजेस और विथ एफ्लेक्स ऑफ टाइम और ड्यू टू ऑब्सोलेंस और एक्सीडेंट। देखिए, डेप्रिसिएशन के बारे में हम लोग जानते हैं, सबको पता है डेप्रिसिएशन क्या होता है, लेकिन हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या उसको बोलते हैं। जैसे एक मान लीजिए आप कोई मोबाइल फ़ोन परचेज़ करते हैं और परचेज़ करने के कुछ दिन बाद जब आप उसको चाहते हैं कि हम इसको बेच दें, पुराना हो गया किसी भी रीज़न से, भाई उसमें कुछ कमी आ गई, पुराना हो गया या कोई और अच्छा आ गया है उसकी जगह पे मार्केट में, ठीक है, या गिर गया है, टूट फूट गया है, जिसकी वजह से आप चाहते हैं कि उसको हम बेच दें। तो जब आप बेचना चाहेंगे तो बेचते टाइम आपने जिस प्राइस पे उसको ख़रीदा होगा उस प्राइस पे वो नहीं बिकेगा, उससे कम ही प्राइस पे वो सेल होगा। तो ये कम क्यों मिल रहा है? क्योंकि उस पे क्या लग गया है, डेप्रिसिएशन। उसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई है। तो वही जो वैल्यू कम हुई है कुछ रीज़न से कि हमने उसको यूज़ किया या तो हमने उसको यूज़ नहीं किया, ख़रीद के लाए रख लिया, लेकिन अब वो पुराना हो रहा है, टाइम उस पर एक्सपेंड हो रहा है, टाइम तो बीत रहा है ना, टाइम बीत रहा है, या उसकी जगह पे उतने ही रेंज में अच्छी क्वालिटी का कुछ और आ गया है, नया प्रोडक्ट आ गया, या फिर जो है गिर गया, गिरने से टूट फूट गया, इसकी वजह से उसकी वैल्यू कम हुई, उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो वही दिया है कि डेप्रिसिएशन क्या है, फॉल इन द वैल्यू, यानी वैल्यू में जो कमी आती है ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का मतलब ऐसे एसेट जिनको हम टच या काउंट कर सकते हैं, जैसे ये वाइट बोर्ड है, इसको हम टच कर सकते हैं, बिल्डिंग है टच कर सकते हैं, फर्नीचर है टच कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे एसेट्स जिनका अपना एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ठीक, और जिन्हें हम टच कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ऐसे एसेट्स होते हैं टेंजिबल एसेट्स। तो टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में जब भी कोई कमी आती है, क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स यूजेज, इसको यूज़ किया हमने, और विथ एफ्लेक्स ऑफ टाइम, या टाइम बीता। जैसे मान लीजिए अगर कोई भी एसेट्स आपने 2012 में ख़रीदा, मान लीजिए एक आपने क्या ख़रीदा, कार ख़रीदा 2012 में, आपने उसको यूज़ नहीं किया, आप कहीं बाहर चले गए और वो खड़ी रह गई 2013 तक, आपने एक भी दिन यूज़ नहीं किया। लेकिन अगर आप 2013 में चाहें कि हम उसको सेल करें तो आपको फुल वैल्यू नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न क्या है, एफ्लेक्स ऑफ टाइम, टाइम उसका बीता। फिर आपका कह दिया और ड्यू टू ऑब्सोलेंस, नई टेक्नोलॉजी आ जाए, कुछ नया आ जाए उसकी जगह पे, ठीक है। तो जब नया आता है तो पुराना वाला स्क्रैप्ड हो जाता है, मतलब वो बेकार नहीं होता, कबाड़ नहीं होता, वो यूज़ में आता है, तब भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी में चेंजेस होने की वजह से अब वो बेकार हो चुका है, उसको कोई यूज़ नहीं करता, आउटडेटेड जिसको बोलते हैं ना। तो उसकी वजह से या एक्सीडेंट की वजह से टूट फूट गया हो, ऐसे रीज़न से। तो अगर किसी भी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में कमी आती है तो उसको हम बोलते हैं क्या, डेप्रिसिएशन। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक देखिए क्या है, ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है। तो फर्स्ट है, डेप्रिसिएशन इज़ अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। ये क्या होता है कि सिर्फ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू को कम करता है, कमी है उसकी। सेकेंड है, इट रिड्यूसेस द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट। ये क्या करता है, एसेट की बुक वैल्यू को कम करता है। क्योंकि अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, जब भी कोई एसेट्स हम खरीदते हैं तो जिस प्राइस पे हमने एसेट्स को एक्वायर किया उसी प्राइस पे हम अपनी अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड करते हैं, तो वो बुक वैल्यू हो जाती है। तो ये सिर्फ उस बुक वैल्यू को कम करता है, ना कि इसके मार्केट वैल्यू को, बट नॉट इट्स मार्केट वैल्यू, लेकिन इसके मार्केट वैल्यू को कम नहीं करता है। और साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये मार्केट वैल्यू में फ्लक्चुएशन की वजह से कमी नहीं आई है। कि डेप्रिसिएशन जो होता है कि एसेट्स की मार्केट में वैल्यू घट गई जिसकी वजह से हमारे एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगा, ऐसा नहीं होता। हम तो रिकॉर्ड बुक वैल्यू पे कर रखे हैं मार्केट में, चाहे जो वैल्यू हो, मार्केट प्राइस को तो हम इग्नोर कर देते हैं, प्राइस लेवल चेंजेस को, ठीक है। यहाँ पे मार्केट में वैल्यू फ्लक्चुएट होने की वजह से नहीं है, यहाँ का रीज़न है हमने उसको यूज़ किया, उसका टाइम बीता है, नया टेक्नोलॉजी आया, या फिर एक्सीडेंट की वजह से उसकी वैल्यू में कमी आई है। नेक्स्ट है
डेप्रीशिएशन इज एन एक्सपेंस विच डज नॉट इन्वॉल्व कैश। डेप्रीशिएशन क्या है कि एसेट्स की वैल्यू कम होती है, उसमें कैश कोई इन्वॉल्व नहीं होता। कैश इन्वॉल्व होने का मतलब कि कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हो, कोई ऐसा एक्सपेंस हो जिसमें हमने पेमेंट किया हो, पैसा दिया हो। तो पैसा तो यहाँ दे नहीं रहे, से वैल्यू कम कर रहे हैं, तो वैल्यू कम कर रहे हैं तो ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन होता है। डेप्रीशिएशन में कैश इन्वॉल्व नहीं होता और इसे जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इसको रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होता है, डेबिट होता है। नेक्स्ट है, इट इज़ नॉट अ प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट। ये एसेट्स का वैल्यूएशन करने का प्रोसेस नहीं है कि एसेट्स की वैल्यू अगर निकालनी है हमें तो हम उस पर डेप्रीशिएशन लगा दें, ऐसा नहीं होता। एसेट्स का वैल्यूएशन का ये प्रोसेस नहीं है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, कि एक जो एसेट्स हमने खरीदा है, भाई एक एसेट्स खरीदा वो 5 साल 10 साल यूज़ होगा, तो जो भी हमने खर्चा किया है उसको 10 साल में डिवाइड करने का तरीका, मान लीजिए एक एसेट्स है वो 10 साल यूज़ होगा, तो उस 10 साल में उसके कॉस्ट को एलोकेट करने यानी बांटने का एक तरीका होता है डेप्रीशिएशन। नेक्स्ट है, कुछ टर्म्स और यूज़ होते हैं कि भाई टैंजिबल एसेट्स के लिए तो हो गया, जो टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स था उसके लिए डेप्रीशिएशन होता है। तो इनटैंजिबल के लिए क्या होगा, क्योंकि एसेट्स कई तरीके के होते हैं, तो एक होता है अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन स्पेशली किसके लिए होता है, इनटैंजिबल एसेट्स के लिए। क्या है, अमोर्टाइजेशन इज अ ग्रेजुअल एंड सिस्टमैटिक राइटिंग ऑफ इनटैंजिबल एसेट ओवर इट्स यूज एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। जो उसका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है, उस लाइफ में उसकी वैल्यू को राइट ऑफ करने का एक सिस्टमैटिक तरीका है। क्या है, अमोर्टाइजेशन। अब ये किस पे लगता है, इनटैंजिबल एसेट्स पे, जैसे पेटेंट हो गया, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। फिर इसके बाद है डिप्लेशन। एक पॉइंट आता है डिप्लेशन, क्योंकि कुछ नेचुरल रिसोर्सेज भी हमारे पास होते हैं, और ऐसा नहीं कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो वो हमारे पास अनलिमिटेड हैं। रिसोर्सेज तो हमारे पास बहुत लिमिटेड हैं, उनका हम जैसे जैसे यूज़ करते जाएंगे वो कम होता जाएगा, और जहाँ पे रिसोर्सेज कम होगा उसकी वैल्यू भी कम होती जाएगी, यानी उस पर भी वैल्यू कम हो रही है। डेप्रीशिएशन टाइप का है, लेकिन उसको बोला क्या जाता है, डिप्लेशन। तो डिप्लेशन चार्ज इज अ मेजर ऑफ एग्जॉस्शन ऑफ वेस्टिंग एसेट सच एज एक्सट्रैक्शन ऑफ मटेरियल फ्रॉम क्वेरी माइंस। माइंस वगैरह से जो चीज़ें हम निकालते हैं, जैसे कोल माइन है तो हम कोयला निकालते रहेंगे तो कोयला तो उसमें कम होगा, और जैसे जैसे कोयला कम होता जाएगा उसकी कॉस्ट क्या होगी, माइन की कम होती चली जाएगी। तो उसको क्या बोलते हैं, जितना कम होता जाएगा वो क्या होगा, डिप्लेशन होगा। अब बात आती है कि कॉज क्या है या रीज़न क्या है कि डेप्रीशिएशन भाई लग जाता है। तो डेप्रीशिएशन लगने के मेन 4 रीज़न हैं। फर्स्ट है हमारा यूज़ ऑफ एसेट। कोई भी एसेट है जब हम उसको यूज़ करते हैं तो भाई यूज़ कर रहे हैं तो उसके परफॉर्मेंस में कुछ ना कुछ तो कमी आती ही जाएगी, कोई भी चीज़ आप यूज़ करोगे, ठीक है। जैसे एक मान लीजिए आपने कार खरीदी, तो कार खरीदने के बाद अगर आप उसको यूज़ कर रहे हो तो यूज़ करते करते उसके इंजन पे इफ़ेक्ट आएगा, उसके टायर्स पे इफ़ेक्ट आएगा, ठीक है, बाकी चीज़ों पे उसके इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, वो जो है उसका परफॉर्मेंस कम होते जाएगा, उसकी एफिशिएंसी कम होती जाएगी, इसलिए उसकी वैल्यू कम होती है, और जो वैल्यू कम होती है वो क्या बोला जाता है, डेप्रीशिएशन। दूसरा रीज़न क्या है, एफएलएक्स ऑफ टाइम। आप मान लीजिए एक बाइक खरीद के लाओ और ख़रीद के लाने के तुरंत बाद आप उसको बेचना चाहो तो भी आपको फुल वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर आपने 70,000 रुपीज़ में बाइक खरीदी है और ख़रीदने के 2 घंटे बाद भी आप उसको बेचो तो बहुत कोई आपको दे देगा कि चलो 2 घंटे पुरानी कुछ नहीं चली तो 68,000 ले लो भैया, 2,000 रुपीज़ तो कम से कम कर ही दो, है ना। ऐसा होगा, या 2 महीने 3 महीने 4 महीने आप उसको अपने पास रखे हो, यूज़ करो या ना करो, टाइम तो फ्लेक्स हो रहा है, इसलिए उसकी वैल्यू कम होती है। तीसरा है एब्सोलेंस। एब्सोलेंस का मतलब कि भाई नई टेक्नोलॉजी आ गई। जैसे आपने 12,000 रुपीज़ में एक मोबाइल फ़ोन ख़रीद लिया, पता चला नेक्स्ट मंथ 12,000 में ही एक और मोबाइल आ गया जिसमें थोड़े से फीचर्स और ज़्यादा हैं,
तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जो 12,000 में पहले आपने खरीदा वो तो आउटडेटेड माना जाएगा, तो उसको लोग कम खरीदेंगे। तो जब उसकी डिमांड कम हो रही, भले ही वो यूज़ में आ रहा है, आ सकता है अभी भी हम उसको वैसे ही यूज़ कर सकते हैं, अच्छा काम करेगा, लेकिन टेक्नोलॉजी चेंज हुई, उसकी जगह पे नया इन्वेंशन हुआ, तो वो क्या होगा, आउटडेटेड होगा, इसलिए उसकी वैल्यू कम होगी। और लास्ट एक्सीडेंट, भाई मोबाइल फ़ोन ले रखा है, गिर गया, टूट गया स्क्रीन, अब स्क्रीन टूट गया तो कौन फुल वैल्यू देगा, वैल्यू तो कम हो ही जाएगी। आप एक बाइक लिए हो, बाइक खड़ी की हो, पता लगा कोई आया ठोक के चला गया, तो ठोक के चला गया तो उसकी बॉडी में जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा, कुछ टूटेगा फूटेगा, तो क्या आप उसको ज़्यादा वैल्यू में सेल कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, है ना। जैसे बहुत सारे ऐसे शॉपिंग मॉल्स वगैरह होते हैं जहाँ पे डिफेक्टिव पीसेस होते हैं, वो भी सेल होते हैं, अच्छे अच्छे ब्रांड के होते हैं, लेकिन उनकी वैल्यू कम होती है। रीज़न क्या है कि उसमें कहीं कटा फटा नहीं है, उसकी सिलाई थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, मान लीजिए आप एक जीन्स खरीदो तो उसकी सिलाई इधर उधर हो गई, है ना। तो जो ब्रांडेड है, ब्रांड्स हैं जिनकी, जो अच्छे ब्रांड्स की हैं, उनकी क्या है, एक परफेक्ट होनी चाहिए, सारी चीज़ें परफेक्ट। तो वहाँ पे वो केस में चला गया, डिफेक्टिव में चला गया, क्यों, क्या क्या रीज़न था, क्योंकि वहाँ पे उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ, कुछ नुकसान हुआ, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू कम हुई। तो एक्सीडेंट की वजह से भी, मेनली एक्सीडेंट है, ये तो अलग एग्जांपल दे दिया। एक्सीडेंट का मतलब फ़ोन ले रखा है, गिरा टूट गया, या बाइक है, बाइक को किसी ने ठोक दिया, कार है, कार कहीं ठुक गई, तो उसमें कुछ ना कुछ टूट फूट गया, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू कम होगी। और ये 4 रीज़न हमारे मेन हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि फैक्टर्स और बेसिस ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रीशिएशन क्या होगा। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर्स और बेसिस ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रीशिएशन, कि किस बेसिस पे हम डेप्रीशिएशन प्रोवाइड करते हैं और उसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द एसेट। हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द एसेट क्या होता है कि जब भी कोई एसेट हम परचेज करते हैं और परचेज करने के बाद जब तक वो यूज़फुल ना हो जाए, ऐसे कंडीशन में ना पहुंच जाए कि जब तक यूज़फुल ना हो। जैसे मान लीजिए हम एक बिल्डिंग खरीद रहे हैं, बिल्डिंग बनवा रहे हैं मान लीजिए, और जब तक उसमें वाइट वॉश, वायरिंग वगैरह सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं हो जाती कि हम उसमें शिफ्ट हो सकें, ठीक है। या कोई मशीनरी हम खरीद रहे हैं, तो मशीनरी हमने खरीदने के बाद भाई उसको जहाँ से ख़रीदा होगा वहाँ से लेके आना पड़ेगा, लेके आएंगे तो उसको इंस्टॉल भी कराना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि चाहे जहाँ रख के हम उसको चला लें मशीनरी को, कहीं ना कहीं एक जगह उसको फिक्स कराना पड़ेगा, उसके बाद वो यूज़ में आने लायक होगा। तो तब तक का खर्चा अगर परचेज प्राइस में हम जोड़ दें तो वो हमारा क्या हो जाता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो कॉस्ट इंक्लूड्स ऑल एक्सपेंसेस इंकर्ड फॉर मेकिंग द एसेट रेडी फॉर यूज़, सच एज, जैसे एग्जांपल में मशीनरी को ले लिया कि मान लो मशीनरी खरीदा तो फ्रेट देंगे, फ्रेट एंड अदर कॉस्ट होगा, भाई लाने का खर्चा तो लगेगा ही लगेगा, एंड इंस्टॉलेशन चार्ज, उसको इंस्टॉल भी कराना पड़ेगा, तो इंस्टॉलेशन चार्ज है, ठीक। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परचेज प्राइस प्लस फ्रेट एंड अदर कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज। ये आपका क्या होता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है। दूसरा है आपका एस्टिमेटेड रेजिडुअल और स्क्रैप वैल्यू। देखिए कोई भी एसेट्स है, जैसे मान लो कि एक बाइक आपने खरीदा, तो बाइक खरीदने के बाद आपको ये पता है कि ये बाइक बिल्कुल बेकार हो जाए, चल ना पाए, ठीक है, किसी कंडीशन में चलने लायक ना बचे, सब कुछ खराब हो जाए, तो भी वो 2-4 हज़ार रुपये में, 5 हज़ार रुपये में बिक जाएगा। तो वो क्या होता है, स्क्रैप वैल्यू, की कबाड़ में बेचोगे तो भी 5,000 रुपये मिलेगा, एक एस्टिमेटेड वैल्यू होती है उसकी स्क्रैप वैल्यू, जब उसका लाइफ ख़त्म होता है किसी भी एसेट का, तो उसी को बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू। तो रेजिडुअल वैल्यू इज एन एस्टिमेटेड रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट एट द एंड ऑफ इट्स इकोनॉमिक लाइफ। जैसे मान लीजिए कि एक बाइक आपने खरीदा, रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसमें शायद 15 ईयर्स का जो है रजिस्ट्रेशन होता है, तो ये माना कि 15 साल आप ये गाड़ी चलाओगे, उसके बाद ये बेकार है, इसका कोई लाइफ नहीं बचेगा। तो 15 साल के बाद जब आप बेचोगे तो आपको पता है कि कम से कम 3,000 रुपये तो हमको मिल ही जाएगा। तो ये हो गया इसका यूज़फुल लाइफ, और ये यूज़फुल लाइफ ख़त्म होने के बाद जो वैल्यू हमको मिलेगी, कम से कम जो कबाड़ में बेचने पे भी मिलेगी, वो कितनी है, 3,000 रुपीज़। तो इसी को बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है। अब कैसे निकालते हैं, अब ये रेजिडुअल वैल्यू की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि जो रेजिडुअल वैल्यू स्क्रैप वैल्यू है उसको छोड़ के बाकी जितना पैसा होता है उतने पे ही डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। तो अमाउंट टू बी रिटन ऑफ, कितना अमाउंट रिटन ऑफ हो सकता है,
कॉस्ट ऑफ एसेट जो इसका हिस्टोरिकल कॉस्ट है माइनस स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू को माइनस करेंगे तो जो वैल्यू बचेगी सिर्फ हम उसी पे डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान देना कि कॉस्ट में कभी भी जीएसटी इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि अगर हमने जीएसटी को पे किया है तो हम उसे अपने कस्टमर से कलेक्ट भी करते हैं, इसलिए वो रिकॉर्ड नहीं होगा यानी इंक्लूड नहीं होगा हिस्टोरिकल कॉस्ट में। फिर इसके बाद आता है यूजफुल और इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट। तो दिया है यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट मीन द पीरियड फॉर विच इट कैन बी यूज्ड प्रोडक्टिवली विदाउट इंकरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। जब तक कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिपेयर या मेंटेनेंस का एक्सपेंस ना आ जाए, जैसे बाइक खरीदा तो बाइक खरीदा जब तक उसका इंजन ना खुल जाए, क्योंकि उसी में मेन वर्क होता है। अगर इंजन खुल गया तो माना जाएगा कि जब इंजन खुला बस तब तक ही उसका लाइफ था। यूजफुल लाइफ कितना था? जब तक इंजन नहीं, मतलब जब तक बहुत ज़्यादा मेजर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, ठीक है, जब तक वो अच्छे से काम कर रहा है तब तक उसकी यूजफुल लाइफ, उसके बाद उसकी यूजफुल लाइफ ख़त्म। तो ये होता है। नेक्स्ट है लीगल प्रोविजंस। लीगल प्रोविजंस क्या है? लॉ, जो कंपनी लॉ या इनकम टैक्स एक्ट होगा, प्रिस्क्राइब करेगा द मेथड एंड रेट ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, कि किस मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, किस रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, वो कौन प्रोवाइड करेगा? कंपनी लॉ या इनकम टैक्स एक्ट प्रिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट है हमारा मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने या अकाउंटिंग का जो मेथड है वो क्या होगा? रिकॉर्ड करने का मेथड अलग है और कैलकुलेट करने का मेथड अलग है। तो पहले हम देखेंगे मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन को दो तरीके से रिकॉर्ड किया जा सकता है। पहला है व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड, दैट इज क्रेडिटेड टू एसेट अकाउंट, यानी कि जो भी डेप्रिसिएशन लगेगा हम उसको अपने एसेट से माइनस करेंगे और डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसी वैल्यू पे हम नेक्स्ट टाइम रिकॉर्ड करेंगे। और दूसरा होता है व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो एसेट्स है हम उसको अपने ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखाएंगे, जिसको हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है, उसी कॉस्ट पे दिखाते रहेंगे। हम डेप्रिसिएशन के लिए अलग से अकाउंट बनाते रहेंगे, ठीक है, हम उसमें डेप्रिसिएशन को लिखेंगे जिसको बोलते हैं प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और जब एसेट्स को बेचना होगा तो जितना उस एसेट्स पे टोटल डेप्रिसिएशन होगा प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ऑलरेडी लिख रखा, हम डेबिट करके बुक वैल्यू निकालेंगे और सेल कितने में किया वो पता क्या होगा, तो हम उससे क्या गेन क्या लॉस हुआ सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। तो पहला देखिए कि जब हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा, यानी एसेट्स को डायरेक्टली हम डिक्रीज करेंगे डेप्रिसिएशन से, डेप्रिसिएशन को हम एसेट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, तो क्या होगा? सबसे पहले डेप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है हमारा, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट होता है। टू एसेट्स अकाउंट, एसेट डिक्रीज होगा इससे, क्योंकि हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं एसेट्स के अकाउंट में, तो ये एसेट को डिक्रीज करेगा, तो इसलिए एसेट्स अकाउंट होगा क्रेडिट। अब इसमें क्या लिखेंगे? विद द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन से डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा और उतना ही अमाउंट एसेट में आएगा जितना रिड्यूस हुआ है। दूसरा है कि जब हम डेप्रिसिएशन को चार्ज कर देंगे तो चार्ज करने के बाद जब भी हमें फर्म का प्रॉफिट लॉस निकालना होगा तो फाइनल अकाउंट बनाएंगे, और फाइनल अकाउंट बनाने के लिए डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के बाद डेप्रिसिएशन के अकाउंट को क्लोज करना होगा, और क्लोज करेंगे तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा। प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंस लॉस डेबिट होता है, इसलिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और 2 हो जाएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर क्लोजिंग डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज करने के लिए हमें ये एंट्री करनी होगी। दूसरा है कि जब हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट जब मेंटेन करेंगे तो हम एसेट को डिक्रीज नहीं करेंगे, एसेट जितने का है उतने का ही लिखा रहेगा। हम अलग से एक अकाउंट ओपन करेंगे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और जो भी डेप्रिसिएशन लगेगा वो उसमें ट्रांसफ़र होता रहेगा।
तो उसके लिए जब चार्ज करेंगे तो चेंज क्या होगा कि जैसे यहाँ पे एसेट अकाउंट क्रेडिट किया था तो एसेट ना क्रेडिट करके प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट विद द अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट। नरेशन दोनों में पहली एंट्री में सेम होगा, बीइंग द डेप्रीशिएशन ऑन एसेट चार्ज। दूसरा है हम इसको क्लोज करेंगे और क्लोज करने के लिए हमें डेप्रीशिएशन अकाउंट को ट्रांसफर करना होगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में अपने बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस को डिटरमाइन करने के लिए। तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेप्रीशिएशन क्या है, हमारे बिजनेस का लॉस है, एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट होगा। और टू डेप्रीशिएशन अकाउंट, क्यों, किससे, फॉर क्लोजिंग डेप्रीशिएशन अकाउंट, डेप्रीशिएशन अकाउंट को क्लोज करने के लिए। और किससे, मतलब अमाउंट कौन सा होगा, डेप्रीशिएशन का अमाउंट होगा। नरेशन होगा बीइंग द डेप्रीशिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो ये हो गया आपका मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रीशिएशन। अब मेथड्स ऑफ डेप्रीशिएशन हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में।